Hello everyone, today we are going to discuss all the activities of the chapter Light. So we are going to discuss all the activities in detail in this video. So the first activity says, take a large shining spoon, try to view your face in its curved surface. So आपको क्या करना है, एक shiny spoon लेना है and अपने face को उसके curved surface में देखने की कोशिश करनी है. Curved surface कौन सा, जिसमें हम food को hold कर पाते हैं, ठीक है. डू यू गेट द इमेज? क्या आपको इमेज देखने को मिली? इज इट स्मॉलर और लार्जर? तो वो जो इमेज है वो लार्जर है या स्मॉलर है, ये पूछ रही है एक्टिविटी, ठीक है. मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर सरफेस, ऑब्जर्व द इमेज. अब आपको क्या करना है, जो स्पून है उसको अपने फेस से दूर ले जाना है, ठीक है. ऑब्जर्व द इमेज, फिर आपको इमेज को ऑब्जर्व करना है, क्या इमेज में चेंजेस आ रहे हैं जब आप स्पून को दूर ले जा रहे हो. ओके, हाउ डज इट चेंज, कैसे इमेज चेंज होती है ये भी आपको बताना है. रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब आपको क्या करना है, स्पून को रिवर्स करना है, जिस साइड से हम फूड होल्ड नहीं कर पाते उस साइड अब आपको अपनी इमेज देखनी है, ठीक है. हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, और अब आपको बताना है कि इमेज कैसी दिखती है. कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस. अब जो भी इमेज उन दोनों सरफेस पे बनी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. ओके, सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन द सर्फेस इज कॉन्केव, मतलब कि इनर सर्फेस है जिसमें हम फूड होल्ड कर पाते हैं, ऑफ द स्पून इज हेल्ड क्लोज टू द फेस. जब वो वाला सर्फेस हमारे फेस के क्लोज था, द इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. इमेज आपको इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है एंड मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज दिखती है. ओके, as the spoon is moved away from the face, the image becomes upside down and smaller. जैसे ही आप उस स्पून को अपने फेस से दूर ले गए, आपने क्या नोटिस किया कि जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, ठीक है. एंड पहले वो कैसी थी, लार्ज थी, बट अब वो स्मॉलर हो गई है, ठीक है. इमेज क्या हो गई है, स्मॉलर हो गई है. When the spoon is reversed and the outer convex surface is used, the image is always erect and diminished, मतलब कि smaller, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस. तो ये क्या कह रहा है कि जब स्पून को हमने रिवर्स किया, मतलब कि हमने कॉन्वेक्स वाला साइड लिया. कॉन्वेक्स वाला साइड कौन सा है, जिसमें हम फूड होल्ड नहीं कर पाते, एंड कॉन्केव वाला साइड कौन सा है, जिसमें हम फूड होल्ड कर पाते हैं, ठीक है. सो आउटर सरफेस में हमने देखा कि हमें इमेज रिवर्स दिखी है, ठीक है. सो ये बोल रहा है कि जब आप स्पून को रिवर्स करोगे और सरफेस कौन सा है आपका, आउटर है, कॉन्वेक्स वाला सरफेस, तो जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही बनेगी. समझ रहे हो, अभी स्पून हमारा उल्टा है एंड हमारा सरफेस कौन सा है, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है. तो उसमें इमेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बन रही है. अब केस डिफरेंट है, ओके, एंड ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है. सो अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इन दोनों इमेज को, ठीक है. सो हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्केव सरफेस है, जो इनर साइड है उसकी स्पून की, उसमें इमेज हमेशा इनलार्ज एंड इरेक्ट बनती है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है. मतलब कि स्पून के हमारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हमें इमेज इरेक्ट एंड इनलार्ज देखने को मिली. लेकिन वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स सरफेस की, जो कि आउटर सरफेस है, उसमें इमेज हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश दिखेगी हमें, ठीक है. अगर हम बात करें कॉन्केव सरफेस की, सो जब हम स्पून को अपने फेस से दूर ले जाएंगे तो हमें इमेज कैसी दिखने को मिलेगी, इन्वर्टेड एंड स्मॉल. अगर हम बात करें कॉन्वेक्स सरफेस की, जो कि आउटर साइड है, उसमें इमेज जो होगी वो स्मॉलर ही रहेगी. क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. नो मैटर कितना फार आप स्पून को ले जाते हो अपने फेस से या फिर कितना पास आप रखते हो, उसमें इमेज स्मॉलर ही बनेगी, ठीक है. सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि द इनर सर्फेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक अ कॉन्केव मिरर. जो इनर सर्फेस है स्पून का, जिसमें हम फूड होल्ड कर पाते हैं, वो एक्ट करता है एज अ कॉन्केव मिरर, while the outer surface act like a convex mirror. और जो outer surface है जिसमें हम food hold नहीं कर पाते, वो convex mirror की तरह act करता है, ठीक है. Therefore the image formed on the two surfaces have different characteristic. इसलिए जो दोनों ही इमेज फॉर्म्ड हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो इट सेज होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड and direct its reflecting surface toward the sun. आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें आपको एक कॉन्केव मिरर होल्ड करना है अपने हैंड में एंड उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको आपको सन की तरफ को रख देना है, ठीक है. प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि
डायरेक्टली आप उस मिरर में मत देखना क्योंकि सनरेज आपकी आईज को डैमेज कर सकते। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अब आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है पेपर की एंड उसको उस मिरर के सामने रख देना है ताकि जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो डायरेक्ट उस पेज पे पड़े। ठीक है, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light। अब आपको क्या करना है, आपको उस शीट को आगे पीछे घुमाते रहना है तब तक जब तक कि आप उस पेपर पे एक ब्राइट शार्प स्पॉट ना देख लो। ठीक है, लाइट का। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन। अब आपको मिरर एंड पेपर सेम पोजिशन पे होल्ड करने हैं कुछ मिनट तक। ठीक है, और आपको बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो और जो ऑब्जर्व करते हो वो क्यों ऑब्जर्व करते हो। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, अ ब्राइट एंड शार्प स्पॉट ऑफ द लाइट इज फॉर्म्ड on the sheet of paper when it's placed at the particular distance from the concave mirror। So जब concave mirror से हमने उस शीट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा तो हमें वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट लाइट का देखने को मिला। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प था। When the mirror and the paper are kept in the same position, और जब हमने मिरर और पेपर को सेम पोजीशन पे रखा था फ्यू मिनट के लिए तो हमने देखा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है। ठीक है, एंड may start burning or scorching। so थोड़े टाइम बाद उसमें क्या होगा, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, why does this happen? A concave mirror converge the nearly parallel rays of the sun at the focus। अब आपको पता है कि जब लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस पे इमेज बनाती है, राइट। और कॉन्केव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो सारी लाइट को वो एक जगह पे एक पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सो वो पॉइंट कौन सा है, फोकस है। एज द लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज कंसंट्रेटेड एट द वन पॉइंट, एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी कंसंट्रेट हो रही है एक पॉइंट पे। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर एट द स्पॉट बिकेम वेरी हाई, और जो टेम्परेचर है उस स्पॉट पर पेपर का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, कॉजिंग इट हीट अप एंड पॉसिबली कैच अ फायर। एंड क्या हो रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है एंड वो कभी भी फायर कैच कर सकता है। ठीक है, मतलब उसमें आग लग सकती है। हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एक जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, राइट, एंड अ कॉन्केव मिरर कन्वर्ज पैरेलल रेज ऑफ द लाइट to its focus when a real bright and highly concentrated image of the sun is formed। so हमें पता है कि जो कॉन्केव मिरर है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट को फोकस पे। ठीक है, एक पॉइंट पर जो कि फोकस है। ओके, सो वहाँ पर हमें एक ब्राइट रियल एंड हाईली कंसंट्रेटेड इमेज देखने को मिलती है जो कि सन की इमेज है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी कैन प्रोड्यूस इनफ हीट टू बर्न द पेपर। और जो कंसंट्रेशन है उस एनर्जी का वो प्रोड्यूस कर सकता है क्या, हीट। ठीक, एंड बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, पेपर बर्न भी हो सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज थर्ड एक्टिविटी which says you have already learned a way of determining the focal length of the concave mirror। वैसे ही हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम फोकस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, in activity 2 you have seen the sharp bright spot of light you got on the paper is in fact the image of the sun। so अभी हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि कैसे पेपर पे सन की इमेज बनी। ठीक है, it was a tiny real inverted image। so वो कैसी थी, tiny and inverted image थी। ठीक है, you got the approximate focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror। so आपको एक फोकल लेंथ मिली, कैसे मिली, कॉन्केव मिरर के थ्रू मिली जब आपने उसका डिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है, ये सब कुछ हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम मेजर करते हैं फोकल लेंथ को। टेक अ कॉन्केव मिरर। अब आपको क्या करना है, कॉन्केव मिरर लेना है, फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब अबव। अब जिस तरह से ऊपर इस एक्टिविटी में डिस्क्राइब किया गया है हमें क्या करना है, उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, और हमें फोकल लेंथ की वैल्यू को भी नोट डाउन करना है। यू कैन ऑल्सो फाइंड obtaining image of the distance object on a sheet of paper। और आप क्या कर सकते हो, मिरर से लेकर इमेज तक की जो भी डिस्टेंस है आप उसको मेजर कर सकते हो। मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विद अ चॉक। अब आपको क्या करना है, एक लाइन मार्क करनी है टेबल पर चॉक से। ठीक है, प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन द स्टैंड, एंड आपको कॉन्केव मिरर क्या करना है, स्टैंड में फिट करना है। ठीक है, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से उस स्टैंड को प्लेस करना है कि जो पोल्स हैं वो कहाँ पे लाई करें, ओवर द लाइन। ठीक है, जो भी आपने लाइन वहाँ पर ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर ही पोल्स लाई करें। ठीक है, फिर आपको दो और लाइनें
ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए जो आपने पहले लाइन ड्रॉ करी थी उसकी, ठीक है। एंड इन अ सच दैट the distance between any two successive lines is equal to the focal length of the mirror। अब जो मिरर की फोकल लेंथ है उतना ही डिस्टेंस की हमें लाइनें खींचनी है, जो पैरेलल लाइंस हैं उन्हें हमें उतने ही डिस्टेंस में रखना है जितने की फोकल लेंथ है, ठीक है। और फोकल लेंथ किसकी है? मिरर की। These lines will now correspond to the positions of the point P, E and C। so जो लाइंस होंगी वो किसकी पोजीशन को करस्पॉन्ड करेंगी? P मतलब पोल, F मतलब फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, एंड C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। So remember, for a spherical mirror of small aperture, the principal focus F lies midway between the pole and the center of curvature। so मैंने आपको ये बताया कि जो स्पेरिकल मिरर होता है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होती है वो कहाँ पे लाई करती है? वो बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करती है, ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। Keep a bright object, says a burning candle, at the position far beyond C। Place a paper screen and move it in front of the mirror till you obtain a sharp bright image of the candle flame on it। so आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट उस मिरर के पास रखना है, मतलब कि वो बर्निंग कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है? उसको कहाँ पे प्लेस करना है? फार बियॉन्ड सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अभी हमने फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ करी हुई है, राइट। तो फोकल लेंथ की डबल क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमें इस इमेज को रखना है, ठीक है। एंड फिर आप एक पेपर वहाँ पे रखना है जिसे हम पेपर स्क्रीन बोल रहे हैं, उसको मूव करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तब तक का करना है कि जब तक का एक शार्प ब्राइट इमेज आपको कैंडल की वहाँ पे देखने को ना मिल जाए, ठीक है। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, फिर आपको इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड नोट करना है कि उसका नेचर, पोजीशन एंड साइज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज से कितना डिफरेंट है हमारा इमेज का साइज वो हमें बताना है, एंड नेचर, पोजीशन भी, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग अ कैंडल जस्ट बियॉन्ड सी। फिर आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी दोबारा से करनी है, लेकिन आपको क्या करना है? अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको पहले तो बियॉन्ड सी रखना है, फिर क्या करना है? जब आप उस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तो आप देखोगे कि आपको शायद इमेज देखने को ना मिले स्क्रीन पर। क्यों? ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन लुक फॉर द वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। फिर आपको वर्चुअल इमेज ढूंढनी है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड मिल नहीं रही है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज हमें मिल रही होगी, राइट। देन नोट डाउन एंड टेब्यूलेट योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या करना है? अपनी ऑब्जर्वेशन को टेब्यूलेट करना है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं उससे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है सी से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें बहुत ज़्यादा दूर रखना है, ठीक। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है, एंड कहाँ पे मिलती है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है, डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें अपने ऑब्जेक्ट को, तब भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, एंड फिर से इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ही बनेगी एंड डिमिनिश्ड ही बनेगी, ठीक है। बट जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी एंड सेम साइज की बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। एंड जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, बट इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी? कहाँ पे इमेज बनेगी? बियॉन्ड सी, ठीक है। एंड इस बार इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज बनेगी। एंड जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तब भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, पर इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है, जो कि हाईली इनलार्ज होती है, ठीक है। एक रेयर केस जिसमें हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है वो कब होता है? जब हमारे पोल एंड फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस टाइम पर जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब कि बिहाइंड द मिरर है, एंड जो साइज है इमेज का वो इनलार्ज है, ठीक है। सो नोट करो कि जो इमेज फॉर्म होती है ना इन्फिनिटी में, हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे याद रखना। हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर था, द रिफ्लेक्टेड रेज बिकेम पैरेलल। तो जो रिफ्लेक्टेड रे थे वो पैरेलल बन गई, मतलब कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही होगी? इन्फिनिटी पे, मतलब कि लाइट रेज पैरेलल जा रही होंगी, ठीक है, ये हमने केसेस में पढ़ा हुआ है। देयरफॉर नो इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसीलिए हमारी स्क्रीन पर कोई भी इमेज नहीं बनी, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी में। इसीलिए स्क्रीन पर हमें कोई भी इमेज देखने को नहीं मिली, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी में। एंड जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में था, हमें कोई भी रियल इमेज देखने को नहीं मिली स्क्रीन पर। हमें कैसी इमेज देखने को मिली? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, जो कि इनलार्ज थी।
एंड बिहाइंड द मिरर थी। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं इस एक्टिविटी से कि अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। आपको पता है कि कॉन्केव मिरर डिफरेंट टाइप्स की इमेज बनाता है क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर। किसकी पोजीशन पर? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, कि वो कहाँ पर प्लेस है, ठीक है। एंड इट कैन प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज चेंज विद द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। सो वो रियल एंड इन्वर्टेड प्लस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बना सकता है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज फोर्थ एक्टिविटी, इन विच you have to draw a neat ray diagram for each position of the object shown in table 9.1. So आपको क्या करना है, एक neat and clean ray diagram बनाना है हर एक केस के लिए जो कि 9.1 टेबल में दिए हुए हैं, ठीक है। You may take any two of the rays mentioned in the previous session for locating the image. और आप कोई से भी rays ले सकते हो जो कि हमने भी previous वाले एक्टिविटी में पढ़े थे, ठीक है। Compare your diagram with those given figure 9.7 and 9.7 फिगर में आपके सारे ही केसेस दिए हुए हैं, उनसे आपको अपने डायग्राम को कंपेयर करना है, ठीक है। Describe the nature, position and relative size of the image formed in each case. और आपको क्या करना है, नेचर, पोजिशन एंड उसके साइज को डिस्क्राइब करना है हर एक केस में, ठीक है। Tabulate the result in a convenient format. ठीक है, आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट को टैब्यूलेट करना है, ओके। सो ये देखो मैंने आपको बता दिया, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज बनती है जो कि हाईली डिमिनिश्ड होती है, एंड जब बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एंड साइज कैसा होता है इमेज का, डिमिनिश्ड होता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड सी हमारी इमेज बनेगी एंड एनलार्ज बनेगी। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी एंड हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखा हुआ है तो कहाँ पे बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, एंड एनलार्ज बनेगी। सो सारे ही केस में जो हमारी इमेज का नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, बट लास्ट वाले केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, बिटवीन पोल एंड फोकस रखा हुआ था, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा हुआ था तो हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो पैरेलल चली गई, हमें पता है, एंड स्क्रीन पे हमें कोई भी इमेज देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में था कोई भी रियल इमेज हमें देखने को नहीं मिली, इंस्टेड हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज देखने को मिली जो कि बिहाइंड द मिरर था। अब आप कहोगे ये तो सेम एक्टिविटी की तरह है पीछे वाली। सो इस एक्टिविटी में मेंशन था कि पिछली एक्टिविटी में जो हमने पढ़ा है सेम वही डायग्राम को आप ड्रॉ करो, ठीक है, एंड देन कंपेयर करो। सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो कॉन्केव मिरर है वो डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म करता है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि वो रियल, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहती है। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एक्टिविटी व्हिच सेज टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड। आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है एंड उसको एक हाथ में होल्ड कर लेना है, ठीक है। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में आपको क्या करना है, अपराइट पोजीशन पर पेंसिल पकड़नी है, ठीक है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर, ऑफकोर्स आपको मिरर के आगे अपनी पेंसिल को प्लेस करना है एंड ऑब्जर्व करनी है उसकी इमेज को, ठीक है। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, क्या इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ये आपको बताना है। सो आपको ये कॉन्वेक्स मिरर के नीचे से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो इन्वर्टेड बनेगी या फिर इरेक्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस होते हैं एंड आपको पता है कि उसमें सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एंड इट इज आस्किंग दैट इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज, तो वो क्या डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज है, ओके। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, एंड धीरे धीरे आपको पेंसिल को मिरर से दूर ले जाना है, ओके। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, एंड इमेज स्मॉलर बन गई या लार्जर, सो इसका आंसर भी आपको आ जाना चाहिए क्योंकि हमने अभी एक्टिविटी में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी, वो हमेशा स्मॉल ही रहती है, ओके।
देन रिपीट द एक्टिविटी केयरफुली, फिर आपको केयरफुली ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फर्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर. सो आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि जो आपकी इमेज है वो दूर जाएगी या फिर पास आएगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है मिरर से. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इमेज है पेंसिल की वो फॉर्म होती है मिरर में. ठीक है. एंड वो हमें कैसी दिखती है, इरेक्ट दिखती है, अपराइट दिखती है. ठीक. और वो डिमिनिश्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है. एज द पेंसिल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर द इमेज बिकेम स्मॉलर. जैसे ही हमने पेंसिल को दूर ले गए तो इमेज स्मॉलर बन गई. पहले भी वो स्मॉलर ही थी ऑफ कोर्स, तो अभी भी वो स्मॉलर ही रहेगी. ओके. एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर द इमेज मूव्स टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस. एंड अब क्या हो रहा है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं. ठीक है. तो जो इमेज है वो पास आ रही है प्रिंसिपल फोकस के. एंड बिहाइंड द मिरर बट इट नेवर रीचेस द फोकस. और वो बिहाइंड द मिरर चली जाती है बट वो फोकस तक नहीं पहुंचती. क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. सो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है. ठीक है. एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, क्या होता है, जो इमेज है वो स्मॉलर बनती रहती है. ठीक है. हमेशा स्मॉलर ही बनेगी. एंड अप्रोचेस द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर. और वो प्रिंसिपल फोकस को अप्रोच कहाँ करती है, बिहाइंड द मिरर, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस तक नहीं पहुंच पाती. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज सिक्स्थ एक्टिविटी, in which what you have to do, you have to observe the image of the distance object. आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इमेज की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट से. say a distance 3 in a plane mirror. could you see a full length image? क्या आप full length image देख पाते हो एक plane mirror में? try the plane mirror of different size. और आप क्या करो, different size के plane mirrors को आप यूज करने की कोशिश करो. ठीक है. did you see the entire object in the image? क्या आप entire object को, मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर में देख पा रहे हो या नहीं, ये भी आपको बताना है. ठीक है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ कॉन्केव मिरर. एंड आपको ये एक्टिविटी कॉन्केव मिरर के साथ रिपीट करनी है एंड बताना है डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या इस मिरर ने आपको पूरी इमेज दिखाई ऑब्जेक्ट की या नहीं. ठीक है. नाउ ट्राई यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर. अब आपको ये क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ करना है एंड फिर से वही चीज़ बतानी है. ठीक है. एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विथ रीजन. और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ. सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो फुल लेंथ इमेज हमें दिखाता है. ठीक है. इवन व्हेन द मिरर ऑफ डिफरेंट साइज आर यूज्ड. चाहे आप डिफरेंट साइज की मिरर भी यूज करो तब भी वो आपको क्या करता है, फुल साइज की इमेज दिखाता है. मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज दिखाता है, पूरी इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट की. ओके. एंड अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की केस में, तो वो हमें फुल साइज की इमेज दिखाता है बट वो हमें क्लियरली नहीं दिखती है. ठीक है. क्यों? बिकॉज द मिरर फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. एंड जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसकी वजह से वो हमें क्लियर नहीं दिख पाती है. ठीक है. और अगर वहीं हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि फुल लेंथ इमेज बनाता है. ठीक है. जिसमें हमें अगेन फुल लेंथ दिखती है ऑब्जेक्ट की एंड जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है. ठीक है. अब देखो रीज़न पूछा था कि हमें अपना ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन भी करना है रीज़न के साथ. तो फुल लेंथ इमेज क्यों बन रही है प्लेन मिरर में? क्योंकि वो कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज की. ठीक है. एज द ऑब्जेक्ट. एंड जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर रहा है, तब वो हमें फुल दिख रही है बट वो हमें उतनी क्लियरली नहीं दिख पा रही है. ठीक है. लेकिन वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो क्या करता है, वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है जिसके पास वाइड फील्ड होता है ऑफ व्यू. ठीक है. एंड अलाउिंग अ लार्ज एरिया टू बी सीन एट द वंस. सो क्योंकि उसके पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, उसी की वजह से हमें उसमें जो इमेज है वो लार्जर एरिया में देखने को मिल रही है एक ही बार में. ठीक है. सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बेस्ट है. ठीक है. फॉर व्यूइंग अ लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. सो सबसे अच्छा दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनाता है एंड ये हमें वाइडर व्यू भी प्रोवाइड करता है. इसीलिए जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं उसमें कॉन्वेक्स
मिरर का यूज़ किया जाता है, ताकि हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी, जो भी व्हीकल आ रहा है, उसे क्लियरली देख पाएँ. ओके, दिस इज वाई द कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल. ठीक है, इसीलिए रियर व्यू मिरर्स की तरह कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में. ओके, now moving on to the next activity, which is seventh activity, in which you have to place a coin at the bottom of the bucket filled with water. अब आपको क्या करना है, एक कॉइन प्लेस करना है एक बकेट में जो कि पानी से फुल होना चाहिए. ठीक है, with your eye to a side above water, try to pick up the coin in one go. अब आपको क्या करना है, आपको उस कॉइन को एक बार में उठाने की कोशिश करनी है. ठीक है, did you succeed in picking up the coin? क्या आप उस कॉइन को एक बारी में उठा पाए, ये आपको बताना है. ठीक है, repeat the activity. Why did you not succeed in doing it in one go? अब आपको बताना है कि अब आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है, बताना है कि आप एक गो में उस कॉइन को क्यों नहीं उठा पाए. ठीक है, ask your friend to do this, and आपको अपने फ्रेंड से भी इसे करने को बोलना है. ठीक है, compare your experience with their, and उनके साथ अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करो. सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि when trying to pick up the coin while looking from the side above the water, जब आप वाटर के ऊपर से देख रहे थे, डायरेक्टली ऊपर से देख रहे थे ना वाटर के, तब आपको कॉइन को उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब कि आप उसको उठा ही नहीं पाए, तो आपका अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल हो गया. मोस्ट पीपल मिस द कॉइन ऑन द फर्स्ट ट्राई, एंड ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि फर्स्ट ट्राई में वो कॉइन को नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है. ठीक है, द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द कॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट अपीयर्स टू बी. सो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो आपको इमेज दिख रही होती है वो एक्चुअल इमेज होती ही नहीं है, वहाँ पे कॉइन एक्चुअली में होता ही नहीं है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको इमेज बनाकर दिखा रहा होता है. सो ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न देखो. द कॉइन अपीयर्स राइज्ड अबव इट एक्चुअल पोजीशन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है लाइट का. ठीक है, एज लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, एंड अब लाइट रे क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है. ये मैंने आपको डिटेल में बताया है कि डेंसर एंड रेयर मीडियम क्या होते हैं. ठीक है, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, जबकि उसको नॉर्मल के पास बेंड होना चाहिए था. लेकिन जो आपकी लाइट रे होती है वो डेंसर से रेयर क्या कर रही है, मूव कर रही है. सो इस केस में हमेशा जो आपकी लाइट रे होती है वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है. ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल द लाइट रे बेंड्स. ओके, therefore the eye sees the coin at the apparent position. इसलिए हमें जो कॉइन की इमेज दिखती है वो apparent पोजीशन पे दिखती है. ठीक है, not at the real position. हमें उसकी रियल पोजीशन पे उसकी इमेज देखने को नहीं मिलती. ठीक है, hence the hand is directly towards the apparent position. इसलिए हमारा जो हैंड है वो हमेशा apparent पोजीशन को जाता है, causing the first attempt to fail. इसलिए हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है. ठीक है, सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये एक्टिविटी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताती है. ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी रियल पोजीशन नहीं दिख रही है, उसकी एपरेंट पोजीशन दिख रही है. सो इट कैन नॉट बी पिक्ड अप करेक्टली इन वन अटेम्प्ट. सो इसलिए हम उसको वन अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कलेक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, अब देखो 8th एक्टिविटी भी थोड़ी इसी से रिलेटेड है. इन विच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस अ लार्ज शैलो बोल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट. एंड अब आपको क्या करना है, एक शैलो बोल में आपको अपना कॉइन को रख देना है. ठीक है, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बोल. अब आपको उस बोल से थोड़ा दूर जाना है. ठीक है, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइड, एंड आपको उस जगह पर रुक जाना है जहाँ से आपको कॉइन दिखना बंद हो जाए. ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बोल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन. अब अपने फ्रेंड से बोलना या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बोलना कि आप उसमें पानी डालो और आपका जो कॉइन है वो हिलना नहीं चाहिए. ठीक है, कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फॉर योर पोजिशन. अपने उसी पोजिशन पे खड़े होके आपको उस कॉइन को देखने की कोशिश करनी है. डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन. क्या अब आपको अपनी पोजिशन से उस कॉइन की इमेज दिख पा रही है या नहीं, ये भी आपको बताना है. ठीक है, हाउ कुड दिस हैपन. अभी कैसे हो सकता है अगर आपको वो इमेज दिख रही है तो. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इनिशियली जब हम दूर गए उस कॉइन से, जब उसमें वाटर नहीं था, तब तो हमें कॉइन दिखाई नहीं दे रहा था, राइट. बट व्हेन द वाटर इज पोर्ड जेंटली इनटू द बोल, एंड जब बोल में वाटर डाला गया, हमने क्या देखा, द कॉइन बिकेम विजिबल अगेन, एंड वो कॉइन हमें फिर से दिखने लग गया. even though neither the observer nor the coin has moved. and जबकि हमने ना कॉइन को हिलाया था
ना ही आप अपनी पोजीशन से हिले थे, तब भी हमें कॉइन देखने को मिल गया। सो ऐसा क्यों हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट रे कमिंग फ्रॉम द कॉइन बेंड्स एज द पास। सो सेम वही बात है कि जो हमारी लाइट रे है वो पास हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जिसकी वजह से लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू दिस बेंडिंग द रे रीचेस द ऑब्जर्वर आईज। इस बेंडिंग की वजह से ही जो रे है वो आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है। मेकिंग द कॉइन अपीयर्स रेज्ड एंड विजिबल अगेन, जिसकी वजह से आपको कॉइन दिख जा रहा है क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्शन को थोड़ा ऊपर बना रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी हायर पोजिशन देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, ठीक है। मतलब कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें वो ऑब्जेक्ट उसकी रियल पोजीशन से हायर पोजीशन पर देखने को मिल रहा है, allowing the coin to become visible again without changing the observer position। बिना आपकी पोजीशन चेंज हुए या कॉइन की पोजीशन चेंज हुए भी आप उस कॉइन को देख ले रहे हो रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्शन को ही ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करना चाहती है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच इज 9th एक्टिविटी, इन व्हिच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक। आपको एक इंक में एक थिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है over a sheet of white paper placed on a table. Place the glass slab over the line in such a way that one of its edge make an angle with the line। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब वहाँ पे रखना है, इस तरह से रखना है कि उसके एज पर जो कि एक एंगल बना रही हो उस लाइन के साथ, ठीक है। Look at the portion of the line under the slab from the side। अब आपको उस पोर्शन को देखना है, ठीक है, स्लैब से। What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो आपको बताना है। Does the line under the glass slab appears to be bent at the glass edge? अब आपको क्या करना है, उस ग्लास एज से देखना है कि आपको वो लाइन जो है वो थोड़ी बेंड हुई दिखती है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट द नॉर्मल टू द लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको उस ग्लास स्लैब को इस तरह से प्लेस करना है कि वो नॉर्मल बन जाए टू द लाइन, ओके। What do you observe now? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वो भी आपको बताना है। Does the part of the line under the glass slab appears bent? क्या अब आपको वो जो लाइन है ग्लास स्लैब के अंदर बेंड हुई दिखती है या नहीं, ठीक है। Look at the line from the top of the glass slab। अब आपको ग्लास स्लैब के ऊपर से भी उस लाइन को देखना है। Does the part of the line beneath the slab appears to be raised? तो क्या अब आपको वो लाइन जो है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिख रही है या नहीं, वो भी आपको बताना है। Why does this happen? और ये भी बताना है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि when the glass slab is placed at an angle over the straight line, जब हम उस ग्लास स्लैब को इस तरह से रख रहे हैं कि उस लाइन एंड ग्लास स्लैब के बीच में एंगल बन जाए, तब हम क्या देखते हैं कि द लाइन अपीयर्स बेंड एट द एज ऑफ द ग्लास स्लैब। फर्स्ट केस में हमें वो लाइन बेंड हुई दिखती है, ठीक है। और कहाँ पे बेंड होती है वो, एट द एज, मतलब कि उसके कोने पर ग्लास स्लैब के, ओके। एंड जब दूसरा केस था, जब हमने उसको ऐसे प्लेस किया था कि वो ग्लास स्लैब नॉर्मल हो जाए उस लाइन के, तब हमने देखा कि जो लाइन है वो बेंड नहीं करती है, ठीक है। एंड जब हमने उसको ऊपर से देखा टॉप से ग्लास स्लैब के, तब हमने देखा जो पार्ट है लाइन का बीनीथ द स्लैब वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। As the light passes from the air to glass, then from glass to air, it bends at the boundary। जब लाइट रे पास हो रही है एयर से ग्लास में, फिर वो ग्लास से एयर में बेंड हो रही है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लाइन है वो हमें डिस्प्ले हो रही है एंड वो बेंड होती हुई दिख रही है व्हेन द ग्लास इज इंक्लाइन, ठीक है, जब ग्लास इंक्लाइंड है। और जब हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तो वो हमें ऊपर उठी हुई दिख रही है, क्यों? क्योंकि जो उसकी एपरेंट डेप्थ है ना वो रियल डेप्थ से क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ये हमें बताता है कि जब लाइट रे पास हो रही है ग्लास स्लैब से वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ओके। सो रिफ्लेक्शन कॉज द ऑब्जेक्ट टू अपीयर डिस्प्लेज बेंड रेज्ड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लास स्लैब। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो हमें दिख रहा है बेंड होते हुए, रेज होते हुए, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कैसा आपके ग्लास स्लैब की ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन है, ठीक है, किस डायरेक्शन में उसको रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट रे बेंड वगैरह हो रही है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच सेज फिक्स अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग एरोइंग पिन्स। अब आपको क्या करना है, एक ड्राइंग बोर्ड पर आपको एक शीट को प्लेस करना है, ठीक है, एंड आपको एरोइंग पिन्स यूज करने हैं, मतलब वो जो पिन्स होते हैं ना वहाँ पर उस शीट में लगाए जाते हैं, ठीक है।
ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल। अब आपको स्लैब भी उसके ऊपर रखना है एंड उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, विद अ पेंसिल। एंड जो आप वो आउटलाइंस को ड्रॉ करोगे उनको नेम दे दो ABCD, ठीक है। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स एंड आपको 4 आइडेंटिकल पिन्स लेनी है, ठीक है। फिक्स 2 पिन सेज E and F। अब आपको 2 पिन क्या करने हैं, फिक्स करने हैं, A and F हम बोल देते हैं, ठीक है। वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिन्स इज इंक्लाइंड टू द एज AB। उन्हें हमें वर्टिकली प्लेस करना है इस तरह से कि वो जो लाइन है वो इंक्लाइंड हो जाए, कहाँ पर, एज पर, A and B पर, ठीक है। एंड लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स E and F थ्रू द अपोजिट साइड। अब आपको जिस साइड आपने पिन लगाई है उसके अपोजिट साइड से आपको उन पिन्स को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड जब आप उन पिन्स को देखोगे ना, फिर आपको उनको मार्क करना है, ठीक है। फिक्स 2 अदर पिन्स से G and H। अब आपको 2 पिन और फिक्स करने हैं, इनको हम G and H बोलेंगे, ठीक है। सच दैट दीज पिन्स एंड द इमेजेस ऑफ E and F लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आपको G and H प्लेस करने हैं उस पेपर पर कि आपके जो E and F है एंड G and H है वो एक स्ट्रेट लाइन बना दे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिन एंड स्लैब को हटा देना है, ठीक है। जॉइन द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, उनके टिप्स को E and F के। एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। एंड आपको एक लाइन प्रोड्यूस करनी है AB की। लेट E and F मीट AB एट O। सो हमें E and F एंड AB को एक O पॉइंट पर मीट होने देना है, ओके। सिमिलरली जॉइन द पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पिन G and H and produce it up to the edge CD। फिर आपको सेम G and H के साथ करना है एंड CD में वो लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एंड फिर HG एंड CD को भी आपको एक दूसरे पॉइंट पर जिसे हम O' नाम देते हैं वहाँ पे मिलने देना है, ओके। देन आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है O and O' की इमेज को। ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P एंड EF को आपको क्या करना है, प्रोड्यूस कर देना है P तक, ठीक है। एज शोन बाय द डॉटेड लाइन इन फिगर 9.10। 9.10 आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पिन है ना G and H along with the image of E and F appears to lie on the same straight line। जब हमने कहा था ना हमें उनको इस तरह से रखना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंटर्स द ग्लास स्लैब एट O। और जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास स्लैब में एंटर करती है, और कहाँ पे एंटर करती है, एट O, ठीक है। बेंड्स इनसाइड द स्लैब, जो कि बेंड हो जाती है एंड इमर्ज हो जाती है फ्रॉम O'। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। एंड जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बट इट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बट वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से लेटरली डिस्प्लेस हो गई होती है, ओके। The angle of incident is found to be equal to the angle of emergence। and जो angle of incident है वो हमें equal दिखता है angle of emergence के, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें कि हमें ये देखने को मिल रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट रे है वो ग्लास स्लैब से पास कर रही है एंड रिफ्लेक्ट हो जा रही है। एंड वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलली, ठीक है। एंड वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऑन लीविंग। सो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ जब वो एंटर करती है, एंड जब वो ग्लास स्लैब से बाहर भी जा रही होती है तब भी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। सिंस द टू फेसेस ऑफ द स्लैब आर पैरेलल, क्योंकि दो स्लैब्स के जो फेसेस हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। एंड जो इमर्जेंट रे है इसीलिए वो पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट रे के, ठीक है। बट इट इज शिफ्टेड साइडवे, लेकिन वो शिफ्ट हो जाती है साइडवे को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड इसी शिफ्ट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, ओके। कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी शोज दैट द रेक्टेंगुलर स्लैब ग्लास स्लैब प्रोड्यूस लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट। तो ये हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज डिस्प्लेस्ड साइडवे ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द टू पैरेलल सरफेस। एंड क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है एंड इमर्जेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है एंड वो डिस्प्लेस हो जाती है साइडवे, ठीक है। किसके वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन टू पैरेलल सर्फेसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज 11th एक्टिविटी, in which you have to hold a convex lens in your hand and direct towards the sun। so ये एक्टिविटी सेम है एज अ सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है, जो हमने सेकेंड एक्टिविटी करी थी ना वो, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पकड़ना है, उसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर पकड़ा था, राइट। यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस पकड़ना है एंड उसके आगे एक
शीट रख देनी है, ठीक है, एंड लाइट रे हमें उस कॉन्वेक्स लेंस से पास होने देनी है एंड वो उस शीट पर पड़ेंगी, ठीक है। फिर हमें बताना है कि हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं। सो सेम वही होगा, कुछ डिफरेंस होंगे। देखो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पर भी शार्प एंड ब्राइट इमेज देखने को मिलती है जो कि सन की होती है ऑब्वियसली, ठीक है, एंड किस में देखने को मिलती है, उस शीट ऑफ पेपर में, ठीक है। When the lens and the paper are kept in the same position for some time, उस एक्टिविटी में भी हमने कुछ टाइम के लिए पेपर एंड कॉन्वेक्स मिरर को सेम पोजीशन में पकड़ा था। यहाँ पे भी हम कॉन्वेक्स लेंस को एंड पेपर को थोड़े टाइम के लिए सेम पोजीशन पे पकड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी पेपर जो होगा हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वो बर्न भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रीजन है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन वहाँ पर हमने कॉन्केव मिरर यूज किया था एंड यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एज द रिजल्ट द पेपर बिकम हॉट है, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, एक फोकस पर वो गिर रही होंगी, मतलब कि यहाँ पे भी सन की इमेज बनेगी एंड पेपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा एंड यहाँ पे बर्निंग भी हो सकती है। दिस इज सिमिलर टू द सेकेंड एक्टिविटी वेयर a concave mirror also concentrated sunlight at the focus and caused paper to burn. and वहाँ पे हमने concave mirror यूज किया था जिसने क्या किया था, लाइट को कन्वर्ज किया था, जिसकी वजह से पेपर बर्न हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है एंड कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स पैरेलल रेज of light to its principal focus where the energy is concentrated. The concentrated heat can be scorch or burn the paper. So जो लाइट रे आ रही है वो फोकस पे पड़ रही है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से पेपर बर्न भी हो सकता है, ठीक है। Now moving on to the next activity which is 12th activity in which what you have to do, you have to take a convex lens. अब आपको यहाँ पे convex lens लेना है एंड इसकी focal length find out करनी है, ठीक है। Describe in the activity 9.11. सो ये एक्टिविटी सेम है आपकी 11th एक्टिविटी की तरह, ठीक है, जैसे कि 11th एक्टिविटी में डिस्क्राइब किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है चॉक की हेल्प से एक टेबल में, इस तरह से कि ये जो लाइंस का डिस्टेंस है वो इक्वल हो टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस की फोकल लेंथ है, ठीक है। फिर आपको प्लेस करना है इस लेंस को लेंस स्टैंड में, ठीक है। लेंस स्टैंड में आप अपने लेंस को प्लेस कर दो एंड प्लेस इट ऑन द सेंट्रल line such that the optical center of the lens lies just over the line. एंड आपको उसको प्लेस करना है सेंट्रल लाइन पे इस तरह से कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो उस लाइन के ओवर प्लेस हो जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, द टू लाइंस ऑफ ईदर साइड ऑफ द लेंस करस्पॉन्डिंग टू एफ एंड टू एफ ऑफ द लेंस रिस्पेक्टिवली। जो दो लाइन होंगी या फिर वो लेंस की साइड से भी हो सकती हैं, एफ एंड टू एफ टू की, उनको क्या करना है, आपको मार्क करना है, ठीक है, विथ appropriate letters such as 2f1, f1, f2 and 2f2 respectively. So आपको उनको इन लेटरों से 2f1 मतलब कि फोकस, ठीक है, f means फोकस, फोकल लेंथ, सो 2f1, f1, f2 एंड 2f2 के उनको मार्क कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2f1 के वहाँ पर एक आपको बर्निंग कैंडल लगा देनी है लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर आपको एक ऑब्टेन करनी है क्लियर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। Note down the nature, position and relative size of the image. एंड आपको ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है और इस बार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, 2f1 पर रखना है, ठीक है। लेकिन इस बार आपको ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड रखना है 2f1 के, पहले 2f1 पर ही रखा था, अब उसके बिहाइंड रखना है। एंड आपको अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में भी रख के देखना है एंड f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी रख के देखना है, ठीक है। एंड आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट आउट करना है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 में रखा ना, जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो पैरेलल चली गई और कोई भी इमेज हमें देखने को नहीं मिली स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनी, ये हमने पढ़ लिया। एंड जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तब हमें कोई भी रियल इमेज देखने को नहीं मिली स्क्रीन पर, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिली थी स्क्रीन के सेम साइड पर, ठीक है, ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट था, ठीक। सो ये टेबल में भी आप देख सकते हो। कंक्लूजन क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। इट कैन प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस कर सकता है एंड वर्चुअल और इरेक्ट भी कर सकता है, ठीक।
and the position and the size of the image change with the object distance from the lens. Object distance के according ही size and position change होगी image की, ठीक है. Now moving on to the next activity which is 13th activity, in which what you have to do, you have to take a concave lens. अब आपको concave lens लेना है, ठीक है, and stand करना है उसको एक लेंस स्टैंड पे, एंड आपको एक बर्निंग कैंडल उसके एक साइड पर रख देनी है, ठीक है. लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड एंड ऑब्जर्व द इमेज. फिर आपको उस लेंस के दूसरे साइड से ऑब्जर्व करना है. एक साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड से आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इमेज को, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू द लेंस. एंड फिर आपको क्या करना है, ट्राई टू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन. एंड आपको स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है. इफ पॉसिबल, इफ नॉट, ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस. अगर पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो ऑब्जर्व करना है इमेज को डायरेक्टली थ्रू द लेंस, ठीक है. फिर आपको नोट डाउन करना है नेचर, साइज एंड पोजीशन इमेज की, एंड फिर आपको मूव करना है अपने कैंडल को लेंस से थोड़ा दूर. फिर आपको इमेज की साइज में क्या क्या चेंजेस आए वो भी नोट आउट करना है. ओके, व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द कैंडल इज प्लेस्ड टू फार अवे फ्रॉम द लेंस. और आपको ये बताना है कि क्या हुआ जब हमने उस कैंडल को लेंस से बहुत ज़्यादा दूर रख दिया. सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो पाती है. व्हेन व्यू थ्रू द कॉन्केव लेंस द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. और जब हमने उसको डायरेक्टली लेंस से देखा तो हमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिली, ठीक है. द इमेज इज फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस. जो इमेज थी वो ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनी थी. ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. एंड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड हमें इमेज भी देखने को मिली, ठीक है. As the candle is moved away from the lens, the image becomes smaller. And जब हमने अपने लेंस से कैंडल को दूर किया, अपने ऑब्जेक्ट को दूर किया, तो इमेज स्मॉल बन गई और ज़्यादा, ठीक है. When the candle is placed very far away, the image become highly diminished and is formed very close to the principal focus. और जब हमने उसको और दूर, बहुत ज़्यादा दूर रख लिया अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी कैंडल को, तो हमें इमेज बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड देखने को मिली. एंड जिसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी, प्रिंसिपल फोकस के बहुत ज़्यादा क्लोज, ठीक है. सो रीज़न क्या है कि हमारा जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, जो कि स्प्रेड कर देता है लाइट रेस को रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब कि इधर उधर स्प्रेड कर देता है, ठीक है. देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू कम from a point between the optical center and the principal focus on the same side of the lens. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली में तो मीट नहीं हो रही होती हैं, बट हमें मीट होती हुई दिखती हैं. कहाँ पे दिखती हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के पर, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. इसके वजह से जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है. सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो कॉन्केव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है एंड वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है. As the object moves further away, the image becomes smaller and approaches the principal focus. So, जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं वो इमेज क्या बनती है, स्मॉलर बन जाती है एंड प्रिंसिपल फोकस के पास बन जाती है, बट इट नेवर रीचेस इट, ठीक है. उसके पास तो बनती है वो बहुत ज़्यादा पास, पर उस तक कभी नहीं पहुंच पाती, ठीक है. सो ये सारी एक्टिविटी थी लाइट चैप्टर की. होप आपको समझ में आई हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.